जब हम संसाधन या रिसोर्स शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद कोयला, पानी, जंगल, सोना। मतलब हम आमतौर पर इन्हें प्रकृति का एक एक मुफ्त तोहफा मान लेते हैं, जैसे ये सब कुछ बस हमारे इस्तेमाल के लिए पड़ा हुआ है। और यही सोच शायद हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वे इसी धारणा को जड़ से चुनौती देते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संसाधन असल में है क्या, क्या वे सच में पाए जाते हैं या बनाए जाते हैं, और सबसे जरूरी, इनका अंधाधुंध इस्तेमाल हमें एक समाज के तौर पर कहां ले जा रहा है। आज की हमारी पड़ताल संसाधन और विकास के उस जटिल रिश्ते पर है, जिसमें हम खास तौर पर भारत की जमीन और मिट्टी की गहराइयों में भी उतरेंगे। हाँ, और इन दस्तावेजों की सबसे दिलचस्प शुरुआत ही इस परिभाषा से होती है कि संसाधन है क्या। इसके मुताबिक पर्यावरण में मौजूद कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके उसे संसाधन कहा जा सकता है, लेकिन 3 शर्तों के साथ। अच्छा। पहली, उसे निकालने की तकनीक हमारे पास हो। दूसरी, वो आर्थिक रूप से हमारे लिए मुमकिन हो। और तीसरी, हमारा समाज उसे स्वीकार करे। अच्छा, तो ये 3 फिल्टर हैं, यानी सिर्फ जमीन के नीचे कुछ होना ही काफी नहीं है। अगर उसे निकालने की तकनीक नहीं, या निकालने का खर्च उसकी कीमत से ज्यादा है, या फिर मान लीजिए समाज उसके इस्तेमाल के खिलाफ है, तो वो महज एक एक पत्थर का टुकड़ा है, संसाधन नहीं। एकदम सही। और यहीं से एक त्रिकोण बनता है। प्रकृति, तकनीक और संस्थाएं। इन तीनों के बीच में है इंसान, जो प्रकृति की चीजों को तकनीक और संस्थाओं की मदद से अपनी जरूरतों के लायक बनाता है। तो इस नजरिए से देखें तो संसाधन प्रकृति का मुफ्त तोहफा नहीं, बल्कि इंसानी गतिविधियों का नतीजा है। हम उन्हें बनाते हैं। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और अगर हम संसाधन बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम उन्हें समझने के लिए अलग अलग श्रेणियों में भी रखते होंगे। इन दस्तावेजों में एक वर्गीकरण का जिक्र है, चलिए उसे थोड़ा समझते हैं। हाँ, वर्गीकरण हमें चीजों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। एक तरीका है उत्पत्ति के आधार पर, जैविक और अजैविक। जैविक मतलब जिनमें जीवन है, जैसे इंसान, पेड़ पौधे, जानवर। और अजैविक मतलब निर्जीव चीजें, जैसे चट्टानें और धातुएं। ठीक है, ये तो सीधा है। लेकिन एक और वर्गीकरण है जो मुझे लगता है आज की दुनिया में ज्यादा मायने रखता है, खत्म होने के आधार पर। बिल्कुल, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, या जिन्हें हम आमतौर पर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। हाँ। नवीकरणीय वो है जिन्हें प्रकृति खुद ब खुद फिर से भर देती है, जैसे हवा, पानी, सौर ऊर्जा। जबकि अनवीकरणीय संसाधन, उन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोल। एक बार खत्म तो हमारी कई पीढ़ियों के लिए वो दोबारा उपलब्ध नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि यहीं से सारी समस्या की जड़ शुरू होती है। ये मान लेना कि सब कुछ मुफ्त है और हमेशा के लिए है। इन दस्तावेजों में इसके भयानक नतीजों का जिक्र किया गया है। नतीजे सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है। पहला नतीजा तो यही है कि कुछ लोगों के लालच ने संसाधनों का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि आज उनकी कमी हो गई है। दूसरा नतीजा सामाजिक है। सामाजिक कैसे? संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में जमा हो गए, जिससे समाज अमीर और गरीब, मतलब हैव्स और हैव नॉट्स में बंट गया। और तीसरा नतीजा तो वो है जिसे हम आज हर रोज महसूस कर रहे हैं। हाँ, तीसरा है वैश्विक पारिस्थितिक संकट। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, जमीन का बंजर होना, प्रदूषण, ये सब उसी अंधाधुंध इस्तेमाल का नतीजा है। हम उस डाल को ही काट रहे हैं जिस पर हम बैठे हैं। ये सुनने में बहुत गंभीर और डरावना लगता है, लेकिन क्या इसका कोई ठोस हल भी है, या हम सिर्फ समस्याओं की गिनती ही करते रहेंगे? ये दस्तावेज किसी समाधान की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, और समाधान एक ऐसे आइडिया में छिपा है जिसे हम सब ने सुना तो है, पर शायद पूरी तरह समझा नहीं। सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हाँ, ये शब्द तो हर जगह सुनाई देता है, सरकारी नारों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों की रिपोर्ट तक। पर अक्सर ये एक खोखला शब्द बनकर रह जाता है। इसका असली जमीनी मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा है। विकास ऐसा हो जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, और साथ ही आज की पीढ़ी अपनी जरूरतें पूरी करते हुए आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से कोई समझौता ना करे। मतलब हम अपने बच्चों से उनका भविष्य उधार ना लें। अपने बच्चों से उनका भविष्य उधार न लें, ये बहुत गहरी बात है। क्या इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए कभी कोई बड़ी कोशिश हुई? बिल्कुल हुई।
इसी सोच को लेकर 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरो में पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। एक ऐतिहासिक घटना थी। 100 से ज्यादा देशों के नेता पहली बार पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर एक साथ बात करने के लिए जमा हुए थे। और वहीं से एजेंडा 21 का जन्म हुआ, है ना? मुझे ये नाम बड़ा दिलचस्प लगता है, 21वीं सदी का एजेंडा। सही समझे। ये एक घोषणा पत्र था जिसका लक्ष्य था वैश्विक सहयोग से गरीबी, बीमारी और पर्यावरण के नुकसान से लड़ना। लेकिन इसकी सबसे क्रांतिकारी बात ये थी कि ये सिर्फ वैश्विक लक्ष्यों की बात नहीं कर रहा था। तो फिर इसने हर स्थानीय सरकार से अपना स्थानीय एजेंडा 21 बनाने की अपील की। वाह, यानी समाधान सिर्फ ऊपर से ग्लोबल लेवल पर नहीं आएगा, बल्कि जमीनी स्तर से, हर शहर, हर गांव से आएगा। ये मानना कि दिल्ली की समस्या का समाधान शायद मुंबई के समाधान से अलग होगा, यही इसकी खूबी थी। ये मानना कि हर जगह की चुनौतियां और समाधान अनोखे होते हैं। और ये बात भारत जैसे विविधता भरे देश पर कितनी सटीक बैठती है। इन दस्तावेजों में भारत को लेकर एक बहुत ही अजीब विरोधाभास का जिक्र है। ये कहा गया है कि सिर्फ संसाधनों का होना ही विकास की गारंटी नहीं है। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में खनिज और कोयले के विशाल भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। लेकिन इनमें से कई राज्य आर्थिक विकास के पैमाने पर पीछे हैं। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? आप लिटरली एक सोने की खान पर बैठे हैं और फिर भी आप गरीब हैं? ये बात समझ नहीं आती। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तकनीक, संस्थाओं और सबसे बढ़कर इतिहास में छिपी है। दस्तावेज साफ बताते हैं कि भारत के औपनिवेशिक इतिहास में हमलावरों के लिए हमारे अमीर संसाधन ही मुख्य आकर्षण थे। उनके पास बेहतर तकनीक थी और उन्होंने उस तकनीक का इस्तेमाल हमारे संसाधनों का शोषण करने और हम पर अपना दबदबा कायम करने के लिए किया। तो सिर्फ संसाधन होना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की तकनीक और सही नियत वाली संस्थाएं भी चाहिए। और हमारा इतिहास बताता है कि कैसे बाहरी ताकतों ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ किया। बिल्कुल, इसी संदर्भ में गांधी जी के शब्द जो इन दस्तावेजों में दिए गए हैं बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने कहा था, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ये आज के उपभोक्तावादी समाज पर कितना बड़ा तमाचा है। गांधी जी बड़े पैमाने पर उत्पादन यानी मास प्रोडक्शन के सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उत्पादन करें, मतलब प्रोडक्शन बाय द मासेस हो। उनका मानना था कि आधुनिक तकनीक का जो लालची और शोषक स्वभाव है, वही दुनिया में संसाधनों की कमी का मूल कारण है। गांधी जी की ये बात हमें बड़े पैमाने पर सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन जैसा कि एजेंडा 21 ने भी कहा, असली समाधान तो जमीनी स्तर पर ही होता है। तो चलिए इसी जमीन की बात करते हैं। भारत की भूमि और मिट्टी, जो शायद हमारा सबसे बुनियादी संसाधन है। दस्तावेज इस बारे में क्या बताते हैं? भारत की भूमि का बंटवारा अपने आप में एक कहानी कहता है। एक पाई चार्ट के मुताबिक लगभग 43% हिस्सा मैदान है। ये हमारी कृषि और उद्योगों की रीढ़ है। हमारी ज्यादातर आबादी यहीं रहती है। फिर आता है 30% हिस्सा, जो कि पहाड़ हैं। आमतौर पर हम पहाड़ों को सिर्फ पर्यटन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दस्तावेज के मुताबिक इनका इससे भी बड़ा कोई रोल है ना? हाँ, ये पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नज़ारों के लिए नहीं है। ये हमारी 12मासी नदियों के स्रोत हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब वहीं से निकलती हैं और पूरे देश को जीवन देती हैं। ये हमारे वाटर टावर हैं एक तरह से। और बचा हुआ 27% पठारी क्षेत्र है, जो खनिजों, जीवाश्म ईंधन और जंगलों का खजाना है। तो देश की नींव इन 3 हिस्सों पर टिकी है, मैदान, पहाड़ और पठार। बिल्कुल। और इस जमीन के ऊपर जो मिट्टी की परत है, वो भी पूरे भारत में एक जैसी नहीं है। इसकी विविधता कमाल की है। सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी या अलूवियल सॉइल की। ये तो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है ना? हमारे देश का अन्न भंडार इन्हीं मैदानों में है। एकदम पूरा उत्तरी मैदान पंजाब से लेकर असम तक इसी मिट्टी से बना है, जिसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां लाखों सालों से बहाकर ला रही हैं। ये गन्ना, धान, गेहूं और दालों के लिए बेहतरीन है, और शायद यही वजह है कि इन इलाकों में आबादी इतनी घनी है। इसके बाद आती है काली मिट्टी।
इसका नाम सुनते ही मुझे कपास की याद आती है। और आप सही हैं, इसे रेग्योर मिट्टी भी कहते हैं और ये कपास की खेती के लिए इतनी मशहूर है कि इसका नाम ही काली कपास मिट्टी पड़ गया है। ये दक्कन के पठार क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। इसकी एक खासियत है कि ये नमी को बहुत देर तक सोख कर रख सकती है, जो कपास जैसी फसल के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरी एक और दिलचस्प मिट्टी है लैटेराइट मिट्टी। इसका नाम लैटिन शब्द लेटर से आया है, जिसका मतलब है ईंट। हाँ, क्योंकि भीगने और सूखने पर ये ईंट की तरह सख्त हो जाती है। ये मिट्टी उन इलाकों में बनती है जहां बहुत ज्यादा बारिश और ऊंचा तापमान होता है। भारी बारिश की वजह से इसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं। तो क्या ये खेती के लिए बेकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। सही खाद और संरक्षण तकनीकों के साथ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के पहाड़ी इलाकों में ये मिट्टी चाय और कॉफी के लिए वरदान है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इसी लाल लैटेराइट मिट्टी पर काजू की खेती होती है। मतलब ये कि पंजाब का किसान जो गेहूं उगा रहा है और केरल का किसान जो कॉफी उगा रहा है, वो सिर्फ अलग फसलें नहीं उगा रहे, बल्कि वो मिट्टी के लिहाज से दो अलग-अलग दुनिया में जी रहे हैं। ये जमीन का फर्क ही तो भारत की असली विविधता है। बिल्कुल। ये सब सुनने में जितना समृद्ध लगता है, उतना ही नाजुक भी होगा। इतनी कीमती मिट्टी का नुकसान भी तो होता होगा। दस्तावेजों में भूमि क्षरण और मिट्टी के कटाव पर काफी जोर दिया गया है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? वजह इंसानी भी हैं और प्राकृतिक भी। वनों की कटाई, जानवरों की अत्यधिक चराई, खनन और गलत तरीके से खेती करना, ये सब इंसानी कारण है। दस्तावेज बताते हैं कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में खनन ने जमीन को गहरे जख्म दिए हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सिंचाई की वजह से जमीन खारी और बंजर होती जा रही है। और प्राकृतिक ताकतें? बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटकर गहरी नालियां बना देता है, जिसे गली इरोजन कहते हैं। अच्छा, यानी चंबल के बीहड़, जिन्हें हम फिल्मों में डाकुओं के छिपने की जगह के तौर पर देखते आए हैं, वो असल में प्रकृति का एक जख्म है जो गली इरोजन की वजह से बना है। ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, वो एक खराब भूमि का उदाहरण है। इसके अलावा तेज हवा भी रेगिस्तानी इलाकों में मिट्टी को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है, जिसे पवन अपरदन या विंड इरोजन कहते हैं। समस्याएं तो गंभीर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि दस्तावेजों में इनके समाधान भी बताए गए हैं और वो बहुत ही सरल और प्रभावी लगते हैं। हाँ, और ये समाधान सदियों के ज्ञान पर आधारित हैं। पहला है समोच्च जुताई या कंटोर प्लाउइंग। इसमें ढलान पर गोल गोल समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाया जाता है। यह पानी के बहाव के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का काम करता है, जिससे पानी की रफ्तार कम हो जाती है और मिट्टी का कटाव रुकता है। दूसरा है सीढ़ीदार खेती या टेरेस कल्टीवेशन। ये तो हम सब ने पहाड़ों पर देखा ही होगा। ढलानों को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती हैं। इससे पानी तेजी से नीचे नहीं बहता और कटाव नियंत्रित होता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में ये तरीका बहुत कारगर है। तीसरा एक और स्मार्ट तरीका है पट्टी कृषि या स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसमें बड़े खेतों को लंबी लंबी पट्टियों में बांट दिया जाता है। फसलों की पट्टियों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ये घास की पट्टियां हवा के जोर को तोड़ देती हैं और मिट्टी को उड़ने से बचाती हैं। और चौथा जो मुझे बहुत पसंद आया वो है रक्षक मेखला यानी शेल्टर बेल्ट्स। ये बस पेड़ों की एक दीवार खड़ी करने जैसा है। इन दस्तावेजों में लिखा है कि इस तकनीक ने पश्चिमी भारत में रेत के टीलों को स्थिर करने और रेगिस्तान के विस्तार को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आप देख सकते हैं समाधान कितने सरल है। ये प्रकृति से लड़ने के बजाय उसके साथ मिलकर काम करने के तरीके हैं। तो हमने कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुँच गए? एक संसाधन की किताबी परिभाषा से लेकर गांधी जी के दर्शन, रियो के वैश्विक सम्मेलन और हिमालय में खेती के सदियों पुराने तरीकों तक। कुल मिलाकर ये बिल्कुल साफ है कि संसाधन सिर्फ चीजें नहीं हैं। ये प्रकृति, तकनीक, समाज और हमारे बीच का एक बहुत ही जटिल और नाजुक रिश्ता है। सही कहा। और सबसे बड़ा सबक ये है कि इस रिश्ते को संभालने की जिम्मेदारी भी साझा है। ये वैश्विक स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक की योजना पर निर्भर करती है। एजेंडा 21 से लेकर अपने खेत के किनारे पेड़ों की एक कतार लगाने तक हर कदम मायने रखता है। चलते चलते एक विचार है जो उन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद मेरे मन में अटक गया है। जरूर कहिए। हमने बात की कि कैसे औपनिवेशिक ताकतों ने बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर दूसरे देशों के संसाधनों का शोषण किया। आज की दुनिया में जहां तकनीक और भी तेजी से बढ़ रही है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा माइनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्या संसाधन उपनिवेशवाद के नए डिजिटल या बौद्धिक रूप सामने आ रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रोवोकेटिव सवाल है। क्या आज डेटा नया तेल है? क्या जेनेटिक कोड नया सोना है? और अगर ऐसा है, तो सतत विकास के सिद्धांत, जो भविष्य की पीढ़ियों के हक की बात करते हैं, हमें इस नए तरह के शोषण को पहचानने और इससे निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।